ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन कुछ जगहों पर इसके मामले बढ़ भी रहे हैं। खतरा अभी भी बरकरार है क्योंकि वायरस हमारे बीच में ही है। ऐसे में अगर हम सावधानी रखेंगे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना को हरा पाएंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और आज भी 66 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया गया। देश में स्वस्थ होने की दर 97.67% है और पिछले 24 घंटे में 37,000 से अधिक नए मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोविड को लेकर आपके अंदर कई जिज्ञासाएं और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम सभी जानना चाहते हैं। श्रोताओं, कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज की इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल आप हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर वार्ष्णेय, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि वर्तमान स्थिति पर अगर हम कोविड की एक नज़र डालें तो काफ़ी जगह इसकी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कहीं और किसी राज्य में इसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें केरल भी शामिल है और आज वहाँ 31,445 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो कि चिंता की बात है। तो अगर हम इसके बिहेवियर को देखें तो कहीं किसी जगह में कोविड के मामले तेजी से बढ़ भी रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? खतरा बरकरार है, किस तरह का हमें बिहेवियर अपनाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि वायरस अभी हमारे बीच में है और ये कहीं गया नहीं। और पीछे जो देखा है कि केरल में जो आपने कहा स्पॉट होता है, उसका कारण रहा कि पीछे 2 फेस्टिवल हुए। एक वहाँ पे ओनम बड़ा फेस्टिवल होता है, उससे पहले बकरीद का फेस्टिवल हुआ। तो इन दोनों में जो है सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन काफी हद तक दिए और लोगों ने फिर मिलना जुलना काफी शुरू किया और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को छोड़ दिया और उसी वजह से जो है वायरस एक से दूसरे में फैल गया। और पीछे चूंकि जब फेस्टिविटीज थी तो डेफिनेटली टेस्टिंग भी कम हो गई, लोग टेस्टिंग के लिए भी सामने नहीं आ रहे थे। अब जब वो फेस्टिवल खत्म हुए तो टेस्टिंग जब ज्यादा हुई तो पता लगा कि केसेज बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो ये डेफिनेटली चिंता का विषय है और हम सभी लोग ये कहते हैं कि फेस्टिवल हम जरूर मनाएं, परंतु सुरक्षित तरीके से मनाएं और उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि हम एक दूसरे अपने घर में मनाएं उसको, फेस्टिवल को मार्केट में या किसी प्लेस पे असेंबल ना हो और लार्जर ग्रुप में ना हो, अगर छोटे ग्रुप में है और वहाँ पे भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। जब तक कि हमारे देश में वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो पाता तब तक हमें ये सुरक्षा के उपाय अपनाने होंगे। और जैसा आपने पहले भी कहा कि देश के काफी हिस्सों में केसेज कम हो गए, लेकिन कुछ हिस्सों में जैसे केरला, महाराष्ट्र और कुछ अन्य जगह पे केसेज अभी भी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। जी, और अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो वहाँ की जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने कहा है कि भारत में अब वो स्थिति आ गई है जब हम पैंडेमिक से एंडेमिक स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं, यानी लोगों को वायरस के साथ रहना आ गया है और कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं न्यू नॉर्मल, उसके साथ लोग रहने लगे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए बिल्कुल ये स्टेटमेंट आया और ये चीज ये होती है कि जब एपिडेमिक
एपिडेमिक का मतलब है कि एक साथ बहुत ज्यादा केसेज आते हैं, उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। और जब वायरस की वजह से, चाहे वो नेचुरल इम्यूनिटी हो हमारी लोगों में आ गई या वैक्सीनेशन के प्रोग्राम से आ गई, जब ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इम्यून होती चली जाती तो वायरस की इन्फेक्टिविटी कम होती चली जाती और छोटे छोटे स्पोरेडिक केसेज आते हैं, परंतु लार्ज स्पॉट नहीं, उसको हम एंडेमिक स्टेज बोलते हैं। जैसे मैं इसका उदाहरण दूंगा कि स्वाइन फ्लू जो पहले आता है जिसको हम H1N1 इन्फ्लुएंजा जी जब 2009 में आया था तो वो एपिडेमिक स्टेज में था, अब वो अभी भी, लेकिन अब वो एंडेमिक स्टेज हो गया, छोटे छोटे केसेज आते रहते हैं और इससे ये होता है कि ज्यादा लोग अफेक्टेड नहीं होते। और इसका कारण वही होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे इननेट इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं वो लोगों में डेवलप हो जाती है। तो अभी डेफिनेटली क्योंकि लार्जर हिस्से से केस कम आ रहे हैं तो शायद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, परंतु इसमें हमें लापरवाह होने की जरूरत है जब तक कि ये पूरे देश में केस कम होने शुरू ना हो और ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा सही डायरेक्शन में चल रहा है। आपने कहा 8 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल चुकी, परंतु अभी भी देखिए 110 करोड़ लोग तो एलिजिबल, और कुछ दिनों में बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाए तो फिर हमारा 135 करोड़ का देश है, तो उसमें अभी भी दोनों डोज मिलने में या जो भी डोजेज है उसमें समय लगेगा। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो पेरेंट्स को इस समय सबसे ज़्यादा चिंता अपने बच्चों की है और धीरे धीरे कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं और बच्चों ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है। तो डॉक्टर वार्ष्णेय आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जबकि बच्चों की वैक्सीन की भी बात चल रही है और जैसा कि इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है ज़ाइकोव-डी वैक्सीन को, तो 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे इस वैक्सीनेशन के बारे में और जो बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं उन्हें किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी होंगी। हाँ देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे जो ज़ाइकोव-डी कैडिला की वैक्सीन है और जायडस कैडिला की, और ये फर्स्ट वर्ल्ड की डीएनए बेस्ड वैक्सीन, और ये इसमें जो बच्चों पे भी ट्राई की गई थे 12 साल से ऊपर वालों जी, और उसमें ये सेफ पाई गई, और जो उनकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है उसमें लगभग 65% के करीब ये इफेक्टिव पाई गई है मॉडरेट इन्फेक्शन में, और जो उनका क्लेम है कि सीवियर इन्फेक्शन में 100% इफेक्टिव है। क्योंकि इसकी ट्रायल 12 साल से ऊपर वाले बच्चों में भी हुई, तो ये भारत सरकार ने जो इसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है और कुछ समय में लगभग 1 महीने में शायद ये वैक्सीन हमारे मार्केट में उपलब्ध हो जाए, तो फिर 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को भी ये वैक्सीन दी जा सकती है। इसके अलावा कोवैक्सीन वैक्सीन के भी फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल चल रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी चल रहे हैं और भी जगह चल रहे हैं, और उसके भी कुछ डाटा बड़ी जल्दी 1-8 महीने में आ सकते हैं। अगर वो भी सुरक्षित और इफेक्टिव पाई गई तो वो भी फिर हम बच्चों में दे सकें। तो उसमें से सभी ग्रुप को इंक्लूड किया गया, उसमें 2 साल से ऊपर के बच्चे भी लिए गए हैं। तो फिर अगर ये वाकई सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर हम 2 साल से ऊपर के सारे ही बच्चों को वैक्सीन दे सकें। लेकिन जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाती तब तक बच्चों को भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना होगा। जैसा आपने कहा कि स्कूल खुल गए हैं, डेफिनेटली वो एक कैलकुलेटेड रिस्क जो है सरकारें ले रही हैं और पेरेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन चूंकि लंबा समय हो गया, घर में बच्चे लॉकडाउन में रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी सफर कर रही थी, तो वो स्कूल जा रहे हैं। उसके लिए स्कूलों ने भी करा है कि ज्यादातर जो उनका अपना स्टाफ है उनको उन्होंने वैक्सीनेट करा लिया है। इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह में ये कोशिश की जा रही है कि लोग अपने अपने ट्रांसपोर्ट से जाएं, कॉमन ट्रांसपोर्ट कम यूज करें, और क्लासेज को भी स्टेगर्ड किया जाए, जैसे बच्चों में वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। अगर एक क्लास में 30-40 बच्चे पढ़ते हैं तो फिर उसमें 20 ही बच्चे एक शिफ्ट में पढ़ाए जाए, 2 शिफ्ट में स्कूल चला जाए, और बच्चे जो वहाँ पे अपना खाना ले जाते हैं वो अपने डेस्क पे ही अपना खाना पीना पिए और उतनी देर के लिए मास्क हो जाए और कॉमन असेंबली ना करें। अगर ये सब हम सावधानियां रखेंगे तो बच्चों में इन्फेक्शन को रोक सकेंगे और स्कूलिंग भी हो पाएगी। जी। और डॉक्टर वार्ष्णेय अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑफिसेस में अभी भी ऑनलाइन काम चल रहा है, स्पेशली अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें या दूसरे क्षेत्रों की बात करें, तो अब एक दूसरी समस्या थोड़ी सी आ रही है कि जो लोग बहुत देर एक जगह पर बैठकर कंप्यूटर के सामने काम करते हैं और लंबे आवर्स तक काम करते रहते हैं, तो उन्हें भी थोड़ी बहुत, चूंकि अब बहुत ज़्यादा बाहर जाना नहीं हो पा रहा है, तो एक पोस्चर में लंबे समय तक बैठे रहने से कुछ दिक्कत भी लोगों को हो रही है। तो ऐसे में किस तरह से उन्हें अपनी लाइफ स्टाइल को एडजस्ट करना चाहिए? हाँ देखिए, ये बिल्कुल
जो आपने ठीक ऑब्जर्व किया और ये चिंता का विषय है। हालांकि ये जो IT प्रोफेशनल है उन्हें जी ज्यादातर कंप्यूटर में काम करना पड़ता है और वो ऑफिस में भी पहले लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करते थे, लेकिन उसका तरीका जो हम लोग बताते जी वो ये है कि हर 50 मिनट के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक करना चाहिए और उस 10 मिनट में आप अपने रूम में भी टहल सकते हैं, अपनी जो है कुछ हाथ की, लेग की, गर्दन की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिससे कि वो मसल्स हमारी मजबूत रहें। तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है और ब्रेक लेने से जो हमारी मसल्स की फटीग है वो भी कम हो जाती है, आई फटीग है वो भी कम हो जाती है। यही एक तरीका अपना जरूरी है। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, तो अपने काम में बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। और एक पॉस्चर की जो हमने आपसे जानकारी चाहिए, क्योंकि ऑफिस में हम एक डेकोरम में बैठते हैं, स्ट्रेट बैठते हैं, सीट पर होते हैं, घर पे हम कहीं भी बैठकर काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार गलत पॉस्चर होने से भी लोगों को ये समस्याएं आ रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ये ठीक है। देखिए, अगर क्योंकि आपने ये सोच लिया है कि हमें घर से ही काम करना है, तो घर भी एक तरीके का जब ऑफिस बन गया तो वो एक सर्टेन डेकोरम अपनाना जरूरी है। वहाँ पे भी आप उस तरीके की कंफर्टेबल चेयर डालें, इस तरीके की ऑफिस में चेयर होती है जिसमें बैक रेस्ट वगैरह का प्रोविजन होता है या बैक को सपोर्ट करने वाली होती है, उसमें उसी तरीके से बैठें जैसे आप ऑफिस के डेकोरम में बैठते हैं और उसी तरीके से काम करें और हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक करें। तो ये डेकोरम अपनाना तो देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपने वो न्यू नॉर्मल आप कह लीजिए, जब तक जी कि हम ये वायरस से निजात नहीं पा लेते और फिर से वो लोग ऑफिस जाना शुरू नहीं करते और घर से काम करना है, तो जब घर ही हमारा ऑफिस बन गया तो जो ऑफिस के डेकोरम को घर पे भी लगाना। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। आप भी डॉक्टर वार्ष्णेय से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हमारे आज के जो कॉलर हैं दिल्ली से धर्मवीर जी। हेलो जी वीरेंद्र जी, नमस्कार। जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका मैं कार्यक्रम में। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। जी। डॉक्टर नमस्कार। जी नमस्कार। जैसे कि आज की तारीख में हम 60 करोड़ हमारा वैक्सीनेशन हो गया है, जी हम अपने को कितना सुरक्षित समझे। समाज में अभी लगभग आपके द्वारा बताया गया है कि 135 करोड़ जनसंख्या है, इसमें जी। बच्चों को अलग मिला के। और डॉक्टर साहब, एक बात हमारे को अभी तक ये समझ नहीं आ रही, सरकार की तरफ से जो बेघर लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है, उनकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनको तो अभी खुला छूट रह रहे हैं, उनकी तरफ वैक्सीनेशन का कोई प्रोग्राम ही नहीं है सरकार। जी डॉक्टर वार्ष्णेय। नहीं, देखिए ये जी। तो आपका कहना ठीक नहीं होगा कि उनके लिए प्रोग्राम है, नहीं है। ये देखिए प्रोग्राम सभी के लिए है और जैसे सरकार ने पहले शुरू किया था हेल्थ केयर वर्कर के लिए, उसके बाद फिर 45 से ऊपर वालों सभी को अप्लाई कर दिया था। अब 18 से 45 जो कि एलिजिबल हैं उनको भी लग रहे हैं और लोग अपना देखिए एक ऐप पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिन लोगों को अगर मान लीजिए अपना मोबाइल में इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं और वहाँ पे भी जो है हेल्थ स्टाफ उनकी मदद करता है, रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद करता है। हाँ, देखिए जो लोग जागरूक नहीं है या अभी शिक्षा की वजह से उनमें इतनी जागरूकता नहीं, तो ये समाज के और लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने आसपास, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी कॉलोनी में रह रहे हैं और आपके घर में कुछ सहायक आते हैं जो आपकी मदद करते हैं, घरेलू सहायक हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे घरेलू सहायकों को भी वो वैक्सीन मिल जाए और उसमें कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए हम मदद करें। तो सब समाज का जब सब तबका एक तरीके से मदद करेगा। सरकार ने वैक्सीन सबके लिए दी, हाँ जागरूकता की कमी होने से या कुछ लोगों में डर भी होता है कि उन लोगों को लगता है कि वैक्सीन से कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, तो वो उनकी भ्रांतियां हम लोग भी दूर कर रहे हैं। और चूंकि जब लगातार वैक्सीनेशन बढ़ता चला जा रहा है तो जिन लोगों ने वैक्सीन करा लिया वो भी उसमें मदद करें कि नहीं, वैक्सीन लगाने से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरीके से सभी लोगों को वैक्सीनेशन हो पाएगा। परंतु आप ठीक कह रहे हैं, अभी 60 करोड़ का ही हुआ है और अभी 135 करोड़ तक जाना है और इस 60 करोड़ में भी ज्यादातर लोग हुए हैं जिनको केवल अभी एक डोज ही है, जी 2 डोज लगने में भी अभी बहुत समय लगेगा। तो ये लंबा प्रोग्राम है, ऑनगोइंग प्रोग्राम है, लेकिन
लगातार इसमें वैक्सीन भी बढ़ती चली जा रही। पहले हमारे पास सिर्फ 2 ही वैक्सीन, अभी हमारे को मॉडर्ना की वैक्सीन का भी अप्रूवल मिला है। जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, सरकार ने उसको भी अप्रूवल दिया है। जाइकोव डी की वैक्सीन को भी अप्रूवल मिला है। स्पुतनिक वैक्सीन को पहले अप्रूवल मिला। जी इस समय हमारे 6 वैक्सीन के करीब अप्रूवल हो चुका है। हालांकि उनके मार्केट में आने में कुछ में अभी समय लगेगा। अभी 3 वैक्सीन लग रही है, जी कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। तो जो भी वैक्सीन जिसको मिले वो वहां लगाए। ये सारी वैक्सीन सुरक्षित हैं और काफी हद तक प्रभावी हैं। जी। और डॉक्टर वार्ष्णेय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो वैक्सीन का चुनाव करने लग जाते हैं और इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी है, कौन सी लगवानी चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा विश्लेषण कितना सही है? सारी वैक्सीन पे ही रिसर्च हुई है और सभी वैक्सीन को सेफ पाई। तो सेफ्टी में तो देखिए कोई दुविधा है। हाँ, एफिकेसी जरूर है कि देखिए वो कुछ लोगों ने अपनी वैक्सीन की 70% बताई है, कुछ ने 80% बताई है। तो जो स्पुतनिक रशिया की उन्होंने 90 से 94% भी बताई है। परंतु जो वैक्सीन जो भी उपलब्ध है, वो सभी वैक्सीन जो भी सरकार के प्लेटफॉर्म पे है, वो जो आपको मिल जाती है, जो आपके एरिया में मिल जाती है, जो अवेलेबल है, वो बिना किसी झिझक के लगवा लें। वो आपको जो है पूर्ण सुरक्षा भी प्रदान करेगी और उससे कोई खतरे होने की बात नहीं। और अब लूनी से हमारे साथ यामीन भाई रेडियो वाला जुड़ गए हैं। हेलो यामीन भाई, नमस्कार। सर नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे आजकल वायरल चल रहा है, सर दर्द, जुकाम, गले की दिक्कत चल रही है जी, तो इसमें किस तरह से देखभाल करें, थोड़ा बताएं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, एक बात और भी है इसमें, ये जोड़ना चाहेंगे कि कभी कभी जो सीजनल जो चेंजेस आते हैं, जैसे और स्पेशली बरसात के मौसम में बहुत सारी जो इस तरह की बीमारियां हैं या वायरल डिजीजेस हैं, तो हम क्या इसको विभेद कर सकते हैं कि ये कोविड की वजह से है या आम सर्दी खांसी जुकाम है? तो इसमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें? देखिए, बहुत कहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लगभग दोनों के लक्षण ऐसे ही होते हैं कि बुखार आता है, गले में खराश होती है, खांसी जुकाम होता है और सिर दर्द वगैरह हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। परंतु ज्यादातर जो वायरल डिजीज, चाहे वो सिंपल वो भी सभी रेस्पिरेटरी वायरस, और ये कोरोना भी एक रेस्पिरेटरी वायरस, और 90% लोगों में चाहे वो कोरोना हो या बाकी वायरस, वो 3 से लेकर 5 दिन में सिम्टम्स सबसाइड कर जाते हैं। तो इतनी चिंता की बात नहीं। सिर्फ ये होता है कि मार्निंग टाइम अगर आपको कोई भी सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में दर्द हो रहा है, आपको हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। या फिर बुखार आपका 3-4 दिन नहीं उतरता और लगातार बढ़ते चला जाता है, तो उस समय फिर टेस्ट कराने की जरूरत है और डॉक्टर से सलाह लें तो वो उपयुक्त टेस्ट आपको बताएंगे और उसके नतीजे के हिसाब से आपका इलाज। जी, और अब रुक करते हैं हरियाणा का, जहाँ से फट्टू राम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। डॉक्टर साहब जी बताइए। ये टीके लग रहे हैं पूरे भारत में, तो ये तीसरी लहर अब नहीं आएगी डॉक्टर साहब? आप ये जानना चाहते हैं कि तीसरी लहर नहीं आएगी, ये कह रहे हैं? हाँ डॉक्टर, हाँ जी। जी, इसको लेके डॉक्टर वार्ष्णेय, सभी की चिंता है कि लोगों के मन में तीसरी लहर को लेकर कोविड की बहुत सारे सवाल हैं कि क्या तीसरी लहर आ सकती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें पहले ये समझना पड़ा कि वायरस हमारे समाज में है और इसका समय समय पर जो है वो कैरेक्टर चेंज होता रहता है। जो इसके ऊपर एंटीजेंस होते हैं वो वायरस अपने आप चेंज करता रहता है और कई बार उसके जो नया आता है वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। जैसे पीछे जो है डेल्टा वायरस है, तो वो ज्यादा इन्फेक्टेड था और उससे ज्यादा समस्याएं आई। उसके बाद डेल्टा प्लस आया, लैम्डा भी आया, तो वो इतने ज्यादा खतरनाक नहीं। परंतु देखिए, वायरस तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसको मारने के लिए तो हमारे पास कोई सिस्टम होता है, तो वो तो अपने आप। लेकिन हम सिर्फ वायरस को कैसे हमें ना फैले, वही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना होगा जब तक कि हमारा वैक्सीनेशन पूरा नहीं होता। और लहर देखिए क्यों आती,
जब भी देखिए एक इन्फेक्शन हुआ, जब केस बढ़े तो सरकारों ने लॉकडाउन कर दिया, और लॉकडाउन करने में लोगों का आपस में मिलना जुलना बंद हो गया। जब आपस में मिलना जुलना हो गया तो वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना बंद, तो वायरस केसेज लगातार कम होते चले गए। और वो जो सेकेंड वेव थी जिसमें कि केसेज 4-4 लाख पर डे आ रहे थे, वो अब घट के जो है 25-30 हजार तक। तो अभी भी सेकेंड वेव चल रही है। अब थर्ड वेव या कोई सी भी वेव जो होती है वो ये होता है जब हम लॉकडाउन खोलते हैं और हमारी जो है वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू होती हैं, सामाजिक गतिविधियां शुरू होती हैं, फिर हम ये भूल जाते हैं कि वायरस हमारे बीच में, और हम सारा जो सुरक्षा के जो उपाय हैं वो छोड़ देते हैं। हम मास्क लगाना बंद कर देते हैं, हम हाथों की सफाई बंद कर देते हैं, हम सामाजिक दूरियां बंद कर देते हैं, और चूंकि वायरस फिर हमारे बीच में है, वो फिर से फैलना शुरू हो जाता है। और ये जब लार्जर पॉपुलेशन में होता है, क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है, तो वो वेव का रूप ले सकता है। तो एक थर्ड वेव की चिंता स्वाभाविक, परंतु ये नहीं है कि थर्ड वेव आएगी ही आएगी। अगर हम सभी लोग जो है अपनी सुरक्षा रखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जैसे चल रहा है वो करते रहें, तो हो सकता है ये थर्ड वेव कभी भी ना आए। जी, और इस बीच रामपुर से आकाश रस्तोगी जी हमारे साथ कार्यक्रम में अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर, केदार जी आपको नमस्कार, डॉक्टर साहब आपको नमस्कार सर। उत्तर प्रदेश जिला रामपुर से आकाश रस्तोगी बात कर रहा हूँ। जी आकाश जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरी दोनों डोज कोवैक्सीन की पूरी हो चुकी है जी सर। पिछले साल की तुलना को आप देखें तो 3-4 हजार केस आ रहे थे, आज सर 33-38 हजार केस आ रहे हैं जी, और 60 करोड़ के आसपास वैक्सीन हमारी लग चुकी है जी। और सुनने में आ रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक तीसरी लहर आएगी। सर आप इस स्थिति को कैसे देखेंगे कि आगे चल के कोरोना की स्थिति और भयानक होने वाली है या कोरोना वायरस कम होने वाला है सर? जी बिल्कुल डॉक्टर वार्ष्णेय, जैसा कि आज 60 करोड़ का एक जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वैक्सीनेशन का वो हमने पूरा किया है, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो केसेस अभी भी काफ़ी आ रहे हैं और कुछ राज्यों में जैसी स्थिति चल रही है उसे देखते हुए लोगों के अंदर अभी तीसरी लहर का एक डर है। क्या कहेंगे, कितना हमें सचेत रहना है और कितनी संभावना है इसकी? देखिए मैं अभी कहा कि जो जिन राज्यों में केसेस बढ़ने शुरू हुए उसका कारण वही रहा कि वहां पे जब जो लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बंद कर दिया और किसी कारण से जहाँ वो फेस्टिव एक्टिविटीज इस तरीके की जिसमें लोगों ने एक दूसरे से मिलना, काफी मिले एक दूसरे से, और सामाजिक जो दूरियां खत्म हो गई और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मास्क लगाना बंद कर दिया, तो केसेज एक दूसरे से फैल गए। परंतु देश के काफी हिस्सों में केसेज कम हो गए क्योंकि वहाँ लोग अभी या तो सावधानियां बरत रहे हैं या उस तरीके का वायरस का इन्फेक्टिविटी कम हो गई। तो वैक्सीनेशन जब तक पूरा नहीं होता, हमें डरना इस सेंस में जरूरी है कि हम अपनी सुरक्षा का उपाय ना छोड़ें, इसलिए तो डरना जरूरी है। परंतु इतना डरना जरूरी नहीं है कि ये कोई हमारा भूकंप आने वाला है या कोई सुनामी आने वाली है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये बीमारी हमारे अपने हाथ में है। अगर हम सभी सुरक्षा के उपाय अपनाएंगे तो कोई भी वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, कोई भी वेव आने से रोक सकता है। जी बिल्कुल, तो हमें पूरी तरह से अपनाना होगा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को। और अब हरियाणा में गुरुग्राम से शकील अहमद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं शकील जी का क्या सवाल है। शकील जी नमस्कार। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कोरोना वायरस क्या मौसम के हिसाब से कम ज्यादा होता है? क्योंकि जब पहली टाइम कोरोना आया था तो मार्च में आया और जून से केस कम होने लगे थे। दूसरी लहर में भी यही हुआ, मार्च से आया और जून से ही कम होने शुरू हो गए। तो क्या ये मौसम के हिसाब से चलता बढ़ता है? जी डॉक्टर वार्ष्णेय, मौसम के हिसाब से क्या कोविड मूव करता है? क्या केसेस मौसम के हिसाब से घटते बढ़ते हैं? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में देखिए डिफरेंट जगह डिफरेंट मौसम होता है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को लें तो वहाँ हमेशा लगातार ठंड पड़ती रहती है। अगर अपने कंट्री की बात करें तो काफी देर तक तो गर्मी रहती है। और ये सभी मौसम में वायरस रहा, और वायरस देखिए जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे मरता है, लेकिन 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कहीं पे भी नहीं होता। 40-45 डिग्री से मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होता, इसलिए वायरस टेम्परेचर से नहीं मरता और ठंड में वायरस नहीं मरता, वो जीवित रहता है। तो इसलिए मौसम का नहीं है, हमारे सामाजिक व्यवहार पे ज्यादा डिपेंड करता है। और अगर हम एप्रोप्रिएट भी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर हम सब सुरक्षा के सारे उपाय करेंगे तो इस वायरस की इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है।
जी, और अब रुक करते हैं बुंदेलखंड का, जहां से विनोद कुशवाहा जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। विनोद जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी, मैं राड जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से विनोद कुशवाहा बोल रहा हूँ। जी मेरा प्रश्न था सर जी, मेरी माता जी को पहला डोज लग चुका है, तो मतलब मौसम बहुत चेंज हो रहा है, तो उनकी हालत मतलब सर्दी जुकाम की मतलब थोड़ा और रुक जाए क्या? जी, और अभी भी सर्दी जुकाम बना हुआ है? जी जी जी, मौसम चेंज होता है तो सर्दी जुकाम बढ़ जाता है। जी, डॉक्टर वार्ष्णेय, अगर हमें मौसमी बुखार या सर्दी जुकाम हुआ है, ऐसे में अगर हमारा वैक्सीनेशन ड्यू होता है, तो हमें क्या वैक्सीनेशन कराना चाहिए या स्वस्थ होने का इंतजार करना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर आपको बुखार है तो डेफिनेटली जब तक 2-3 दिन में मौसमी बुखार होगा तो 2-4 दिन में उतर जाएगा, तो उतनी समय तक तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटा मोटा सर्दी वगैरह है और सिर्फ बुखार वगैरह नहीं है और कुछ नहीं है, तो अपना वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है उसके हिसाब से जा सकते हैं। फिर भी आप अपनी बात जब आप हेल्थ सेक्टर पर जाएं तो जो वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध होते हैं उनको अपना पूरा बताइए कि मेरे को ये परेशानी चल रही है, वो आवश्यक जांच कर लेंगे। अगर जरूरत होगी तो वो कुछ समय के रोकने के बाद आपका वैक्सीनेशन करेंगे, नहीं तो उसी समय वैक्सीनेशन कर देंगे जब वो ड्यू। और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में रायबरेली का, जहां से रमाशंकर वाजपेयी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पूछना चाहता था कि ये जो तीसरी डोज के लिए कहा जाता है, जिनको कि फर्स्ट डोज सेकंड डोज लगा चुके हैं, जी, तीसरी भी डोज की जरूरत, क्या ये सही है? जी डॉक्टर वार्ष्णेय, इस समय बूस्टर डोज की बात की जा रही है तो वैक्सीन की, तो ये कितनी सही है और कितनी जरूरत है इसकी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि अभी कुछ अध्ययन ऐसे आए हैं कि जो वैक्सीनेशन जिन्होंने 2 भी ले उनका 6 महीने के बाद एंटीबॉडी कम होनी शुरू हो गई। तो फिर ये सोचा जा रहा है कि अगर कम हो रही है तो बूस्टर डोज भी लगाई जा सकती है या लगाई जानी चाहिए, खासतौर से उन लोगों में जो वल्नरेबल, जिनमें के कोमोर्बिडिटी ज्यादा है। परंतु इसमें अभी रिसर्च चल रही है और अभी की जो स्थिति है उसमें अभी बूस्टर डोज के लिए कोई भी जो है सरकार का रिकमेंडेशन नहीं है। अभी जो डोजेज दी जा रही है सिर्फ वही डोज, परंतु साइंस देखिए ऑनगोइंग प्रोसेस है और स्टडी लगातार चलती रहे कि ये नेचुरल एंटीबॉडी कितने दिन तक रहती हैं, जो हमारी आर्टिफिशियल जो हम एंटीबॉडी देते हैं वैक्सीनेशन वो कितने दिन तक रहती है, और अगर एंटीबॉडी की लेवल कम होने शुरू हो जाते हैं तो उस समय बूस्टर डोज दी जाती है। कई वैक्सीन की बूस्टर डोज देती है, परंतु इस वैक्सीन की जो कोविड वैक्सीन है अभी बूस्टर डोज का कोई रिकमेंडेशन नहीं। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर वार्ष्णेय, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बहुत संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं फिर से यही कहता हूँ कि मिल रहा है या जो उसके उपयुक्त हैं वो तुरंत अपना वैक्सीनेशन कराए, और जब तक चाहे उन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया हो या नहीं भी कराया हो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते रहें। अच्छा मास्क हमेशा पहने जब बाहर जाएं, सामाजिक दूरी बना के रखें, अनावश्यक असेंबली ना करें और अपने हाथों की सफाई करते हैं। अगर ये सब हम करेंगे सुरक्षा के ऊपर तो काफी हद तक कोविड से अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को और पूरे देश को बचाएं। डॉक्टर वार्ष्णेय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर वार्ष्णेय ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोविड का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।